Hello everyone, welcome to IQTab. Now this is a new video in the series of Let's Analyze in which we try to understand a particular topic in different perspectives. ठीक है, अलग अलग एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझने की कोशिश करते हैं. उसी पर्टिकुलर सीरीज में एक नया टॉपिक है जिसमें आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू ड्रग्स के बारे में. देखिए बहुत सारे अपने ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन वगैरह देखे होंगे. यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन. तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आपने देखे होंगे जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर पहले काम करती थी बट आप काम नहीं कर रही है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर दवाई के अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है? देखिए सीधा सा इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर ऐसा मान लीजिए कि बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो मेडिसिन है, मान लीजिए कि मेडिसिन एम जो है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर काम करती थी और ये मेडिसिन जो है वो बी को मार डालती थी. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रोलिफरेट नहीं हो पाता था, इंक्रीज नहीं हो पाता था. इसके कारण इस बैक्टीरिया का ग्रोथ बंद हो जाता था और जो भी पर्सन जिसके अंदर ये बैक्टीरिया होता था वो मतलब पूरी तरीके से ठीक हो जाता था. ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है. अब ये बैक्टीरिया के पास अगर आप ये मेडिसिन दोबारा लेके जा रहे हैं, फिर से लेके जा रहे हैं, फिर से लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि ये बैक्टीरिया जो है इसको इस पर्टिकुलर मेडिसिन के एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन समझ आने लगते हैं और ये बैक्टीरिया अपने आप को लगातार इवॉल्व करता रहता है. अब देखिए आपको ध्यान रखना है, भले वो ह्यूमंस हो, भले वो वायरस हो, भले बैक्टीरिया हो, भले एनिमल्स हो, हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लगातार इवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है, अब वो इवॉल्व होते हैं इसका मतलब क्या? वो लगातार म्यूटेट होते हैं. देखिए इवन ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस भी लगातार म्यूटेट होते हैं. अगर आप हमारी पास्ट को देखेंगे तो हमारा जो स्कल था, देखिए आपको याद होगा हमारा स्कल पहले काफी ज्यादा लार्जर हुआ करता था. दैट वाज जस्ट लाइक अ मंकी, चिंपैंजी की तरह हमारा पहले स्कल हुआ करता था और धीरे धीरे अभी जो हम प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर हमारा स्कल का वो धीरे धीरे चेंज हुआ है. इसका मतलब क्या है? ह्यूमंस का जो स्कल है जिस तरीके से चेंज होता है उसी तरीके से ह्यूमन की बाकी बिहेवियर्स, वायरस के बिहेवियर्स, बैक्टीरिया, हर एक चीज चेंज होते हैं. तो सिमिलरली देखिए जब एक बैक्टीरिया जब खुद को इवॉल्व करता है ना तो बेसिकली इवॉल्व करता है कुछ इस तरीके से कि जो भी मेडिसिन एक्चुअली इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने की कोशिश कर रही है ना उसके अगेंस्ट अपने लिए प्रोटेक्शन ये बनाने की कोशिश करता है. तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपने अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो भी इसके अगेंस्ट एक्शंस ले रही थी वो एक्शन अब इसके ऊपर काम नहीं करेगा. तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि एक्जैक्टली बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कैसे होता है. ठीक है, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है, इसका मेन रीजन इसका ये होता है कि बेसिकली बैक्टीरिया जो है लगातार इवॉल्व होता है और इवॉल्व होने के कारण वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अभी के टाइम में इतने सारे डेथ्स क्यों कॉज होने स्टार्ट हो गए हैं? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल रेजिस्टेंस. इसे बोला जाता है एएमआर. एएमआर का मतलब क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है, एंटी माइक्रोब मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो मेडिसिन यूज करते थे उन मेडिसिन के अगेंस्ट में कुछ बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं. उस रेजिस्टेंस के कारण जो बैक्टीरिया है जिनके ऊपर पहले उन मेडिसिन का फर्क पड़ता था अब वो फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर चीज है क्या. देखिए अगर आप रिसेंट टाइम देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स यहाँ पर लगातार हो रही है ड्यू टू कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो कि पहले पूरी तरीके से ट्रीटेबल थे. जैसे एक पर्टिकुलर डिजीज था, मान लीजिए वो पहले पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर मेडिसिन से ट्रीट हो जाता था, लेकिन अब वही सेम मेडिसिन देने के बावजूद वो पर्सन जो है वो ठीक नहीं होता है. वो बैक्टीरिया जो है या फिर जो वायरस है वो चीज उसकी बॉडी से जाती नहीं है. ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि बैक्टीरिया जो है उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि उसके अपने बॉडी के अंदर वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है. अब देखिए एक टाइप की एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एस्टिमेट किया गया है जहां पर यह पता लगाने की कोशिश की है जो ग्लोबल लेवल पे जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर है उसका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्रॉपर डेटा आया है जिसके एएमआर के अंदर मतलब कितने डेथ्स हो रही है ये चीज सामने आई है. तो एएमआर क्या होता है हमने वो तो समझ लिया. देखिए अब आपको ये चीज डेफिनेटली आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई भी डेटा सामने आया है. इससे पहले देखिए एएमआर की डेथ्स तो लगातार होती है, एएमआर की डेथ हमारी लगातार हिस्ट्री में होती थी, बट आज तक कभी एएमआर को हम प्रॉपर्ली ये नहीं समझ पाए, मतलब या तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं था जो कि ये प्रूव कर पाए कि ये पर्टिकुलर डेथ जो है वो एएमआर के कारण हुई है. हम ऐसा हमेशा मानते हैं कि जो डेथ हुई है वो एक डिजीज के कारण हुई है. जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी जो इलनेस है उसके कारण मतलब डेथ हुई है, हम ये चीज कहते हैं कि इसकी डेथ रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण हुई है, बट ये रेस्पिरेटरी इलनेस क्यों हुआ है ये हम चीज मतलब बात नहीं करते. जो मेडिसिन इसके अगेंस्ट काम करनी चाहिए थी वो काम क्यों नहीं कर रही है हम इसके बारे में बात नहीं करते. ठीक है, तो हमें इसके बारे में बात करने की बहुत जरूरत है अभी के टाइम में. तो आपको आज इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि अलॉन्ग विद द डिजीज, देखिए जो मेन डिजीज है उसके अगेंस्ट साथ ही साथ वो डिजीज के मेन रीजन क्या है, वो डिजीज कॉज क्यों हो रहा है और जो लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसके अगेंस्ट वो काम क्यों नहीं कर रही है. ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर साथ ही साथ ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट किया गया है एएमआर को पता करने के लिए उसके अंदर ये पाया गया कि 2019 के अंदर यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल में अराउंड 1.27 मिलियन पीपल दे हैव ऑलरेडी डाइड बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एएमआर.
डायरेक्ट रिजल्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली एएमआर के अंदर, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने जो मेडिसिन खाए थे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो मेडिसिन काम ना करने के कारण अराउंड 1.27 मिलियन पीपल दे हैव ऑलरेडी डाइड। तो आपको नहीं लगता कि ये जितने लोग जो मरे हैं इनका जो डेथ था दैट वाज टोटली अवॉइडेबल। इसको पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता था कि अगर हम मतलब किसी तरीके से कुछ ऐसा करते कि इन बैक्टीरियाज के बॉडी के अंदर इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट अगर इन्फेक्शन ना बनता, मतलब रेजिस्टेंस ना बनता, तो ऑटोमेटिकली ये लोग बच जाते जब ये लोग मेडिसिन खाते तो। और इसके अलावा देखिए माना जा रहा है कि देखिए इससे पहले जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, और एनसीडी का होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बेसिकली ऐसी डिजीज होती है जो कि छूने से फैलती नहीं है, ठीक है। तो उनमें जो हाईएस्ट जो डेथ कॉज करती है दैट वाज एचआईवी, एड्स या फिर मलेरिया। एचआईवी एड्स आप एक मान सकते हैं, ठीक है, और एड्स, ठीक है। एचआईवी एक टाइप का बैक्टीरिया है और एड्स उसका मतलब डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एक टाइप का सिंड्रोम है, ठीक है। अब देखिए एचआईवी और मलेरिया जो है अभी तक सबसे ज्यादा डेथ कॉज करते थे, बट इससे भी ज्यादा डेथ यहाँ पर कॉज करना स्टार्ट कर दिया है एएमआर ने, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ने। लेकिन अभी तक हम इस चीज को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे। सोचिए अब यहाँ पर एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ग्राम नाम की एक बॉडी है, जिसने क्या किया मतलब स्टैट्स बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारी उन्होंने मॉडलिंग करने की कोशिश की है, मतलब मॉडल्स बना के उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने अराउंड 23 ऐसे पैथोजेंस जो है, पैथोजेंस मतलब बैक्टीरियाज, वायरस, ये सब इन्हें पैथोजेंस बोला जाता है। तो 23 पैथोजेंस को उन्होंने यूज करके और इन 23 पैथोजेंस के ऊपर अराउंड 88 पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन को इन्होंने यूज किया है। मतलब इन 23 बैक्टीरियाज को लेकर के अराउंड 88 डिफरेंट मेडिसिन से उन्होंने ट्रस्ट किया, मतलब टेस्ट किया, चेक किया कि क्या इसका ये पर्टिकुलर ड्रग इस पर्टिकुलर पैथोजन पे काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। और इसमें यह पाया गया कि देखिए एक तो ये हो गया कि जो एएमआर है, यानी कि जो डायरेक्टली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, मतलब दवाई खाने से एक पर्टिकुलर पर्सन ठीक नहीं हो रहा है, उसके कारण अराउंड 12.7 लाख लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, पिछले कुछ सालों के अंदर। तो एक डेटा तो आपको याद रखना है। सेकंड चीज देखिए, ये तो हो गया डायरेक्ट मतलब जो डेथ हो रही है। सेकंड चीज होता है कि एएमआर के कारण, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण जो आपका बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो बीमारी के कारण जो आपकी डेथ हो रही है, मतलब एएमआर से एसोसिएटेड है, दैट इज अराउंड 50 लाख के आसपास में। तो देख रहे हैं 12 लाख तो डायरेक्टली जो डेथ हो रही है, इसके अलावा 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर एएमआर के कारण मारे जा रहे हैं। तो आप समझ गए हो एएमआर का मतलब क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगर आपने मेडिसिन नहीं खाई, ठीक है, मेडिसिन मतलब अगर आपने मेडिसिन खाई भी बट उस मेडिसिन ने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, वो मेडिसिन का इफेक्ट उस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं हुआ, वायरस के ऊपर नहीं हुआ, उसके कारण आपकी डेथ हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, उसका नंबर तो अराउंड 12.7 लाख के आसपास में, ठीक है। अब देखिए कोई पर्सन अगर मेडिसिन खा रहा है लेकिन उसके बावजूद उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिजीज की सिवियरिटी इंक्रीज हो जा रही है, उसके कारण डेथ हो रही है, उसका नंबर अराउंड 50 लाख के आसपास में। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम कितनी ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर आप एचआईवी एड्स की बात करेंगे, अभी तक ये सबसे लार्जेस्ट डेथ कॉजिंग एनसीडी माना जाता था, यानी कि डिजीज माना जाता था, और ये हर साल अराउंड 8.6 लाख लोगों की मतलब डेथ कॉज करता था। इसके अलावा अगर आप मलेरिया देखेंगे, मलेरिया अराउंड 6.4 लाख लोगों की डेथ कॉज कर रहा था सिर्फ 2019 के अंदर, मतलब सिर्फ एक साल का डेटा है। एचआईवी एक साल के अंदर अराउंड 8 लाख लोगों को मार रहा है, मलेरिया जो 6 लाख लोगों को मार रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दोनों को साइड कीजिए और यहाँ देखिए एएमआर का देखिए, सिर्फ एएमआर यहाँ पे 12 लाख लोगों को मार रहे हैं। और अगर एएमआर के जितने भी सिम्टम्स हैं सबको अगर काउंट करना स्टार्ट कर दें तो 50 लाख लोग यहाँ पे एनुअली जो है कहीं ना कहीं एएमआर के कारण मारे जा रहे हैं, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण मारे जा रहे हैं। तो आप आई होप आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है वहां पर डिफरेंट मेडिसिन के साथ साथ वहां पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर जो रिसर्चेस हैं उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। जो मेडिसिन है उनको हमें वहां पर जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से दूर लेके जाना होगा, मतलब ताकि वो पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो रेजिस्ट ना करे। अब इसके लिए देखिए जो उसके लिए जो मेन ऑर्गन है कौन सी है, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ आपको ध्यान रखना है एक टाइप का मतलब वो स्टार्ट किया था, एक टाइप का कैंपेन स्टार्ट किया था जहां पे उन्होंने अवेयर कैंपेन स्टार्ट किया था, ठीक है, अवेयर। अब देखिए अवेयर कैंपेन का मतलब क्या होता है, अवेयर कैंपेन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ए, डब्ल्यू ए और आर ई, ठीक है। अगर आप देखेंगे ए का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन व्हिच आर अवेलेबल टू यूज, ठीक है, अवेलेबल। सेकंड होता है डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब होता है द मेडिसिन व्हिच हैज टू बी वॉच्ड, मतलब कि अगर आपका ये अवेलेबल मेडिसिन काम नहीं कर रही है तब जाकर आप सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन देंगे, दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन, दे आर कॉल्ड एज सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन, देन कम्स थर्ड लाइन ऑफ मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एज आरई, यानी कि ये मेडिसिन रिजर्व में है, इसको आप नॉर्मली यूज नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होगी तभी आप इस पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई होप आपको इसका रीजन आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। ए का मतलब अवेलेबल, मतलब ऑलरेडी जो बहुत सारी जो मेडिसिन जो यूज हो रखी है उसको आप यूज कीजिए, उसको आप अगर कोई भी मतलब बीमारी आ रही है उसको ट्रीट करने के लिए आप उसको यूज कीजिए, बिकॉज वो ऑलरेडी मतलब सर्कुलेशन के अंदर है। तो अगर बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट बना भी लेगा, उसके अगेंस्ट अपने रेजिस्टेंस बना लेगा, तो हमारे पास 2 लाइन ऑफ डिफेंस तभी बचेंगे। बट सोचिए अगर हम तीनों मेडिसिन को, मतलब तीनों ही टाइप की मेडिसिन को अगर हम एक ही बार में यूज करना स्टार्ट कर देंगे और अगर बैक्टीरिया ने तीनों ही मेडिसिन के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने बोला है पहले जो ए के अंदर है उसको करो, उसके बाद वॉच वालों को करो, एंड में अगर जरूरत पड़ती है तो ही रिजर्व वालों करना है। अब देखिए जो रिसेंटली जो ग्राम नाम की जो बॉडी थी जिसने भी रिसर्चेस किए हैं, जिसने 23 पैथोजेंस के ऊपर जो स्टडी की है, उसमें ये पाया गया है
टोटल 6 बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 6 बैक्टीरियाज ने मिलकर अराउंड 9 लाख से ज्यादा डेथ कॉज किए हैं। और अगर एसोसिएशन देखा जाए, मतलब जो बीमारी कॉज कर रहे हैं उसको मिलाकर अराउंड 3.57 मिलियन, यानी कि 35 लाख से ज्यादा डेथ कॉज कर चुकी है। कौन कौन से वो 6 बैक्टीरियाज कौन कौन से? ई कोलाई, आपने इसके बारे में सुना होगा, ई कोलाई। सेकंड एस ऑरस, थर्ड इज के निमोनिया, फोर्थ इज एस निमोनिया, फिफ्थ इज ए बोमानी, एंड फाइनली लास्ट इज पी ऑरोगेनिसा। ठीक है, ये 6 मतलब बैक्टीरिया ऐसे हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये रिसेंट न्यूज है, ठीक है, ये रिसेंट न्यूज है, तो ये चीजें अभी लगातार न्यूज़पेपर में आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इन 6 मतलब बैक्टीरियाज के आपको बस नाम इस तरीके से रखना है कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ई कोलाई, एस ऑरस, ये दोनों निमोनियाज, बोमानी और ऑरोगेनोसा, ये क्या है आपको बस ये पता रखना है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या है। आप इसको डायरेक्टली मतलब याद रख सकते हैं, याद रखेंगे तो आपको मतलब इसको आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये बैक्टीरियाज है। और सेकंड चीज, जब भी आप कोई मेंस का आंसर लिखते हैं और जैसे आप जीएस 3 के पार्ट में जाएंगे जहां पर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज लिखने होंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो आप आंख बंद करके इस पर्टिकुलर डेटा को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये डेटा बहुत ज्यादा रिलायबल है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो हमें इस चीज के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, जब ये स्टडी हो रही थी तो वहां पर हमें एक पैथोजन ड्रग का मतलब कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि अकेला यहां पर 1 लाख से ज्यादा डेथ कॉज कर रहा है, अकेला। इसका नाम है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरस। देखिए एस ऑरस जैसा हमने देखा बैक्टीरिया का नाम था, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के साथ में जो दवाई दी जाती है उसका नाम है मेथिसिलिन। इसका मतलब है जो एस ऑरस जो बैक्टीरिया थी ना, उसके अगेंस्ट इस मेथिलिन मतलब इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर दवाई के अगेंस्ट, मेथिसिलिन के अगेंस्ट इसने अपने बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है कि जब भी ये बैक्टीरिया आपको अफेक्ट करेगा, किसी पर्सन को अफेक्ट करेगा और बदले में अगर आप मेथिसिलिन उसको दवाई दोगे ना तो वो कोई काम ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा, जो बीमारी उसको थी वो बीमारी ठीक नहीं होगी और ठीक नहीं होने के कारण उसकी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। अब देखिए, जब भी कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है ना, तो जब भी कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिजीज मतलब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसे कहते हैं, जो मेन दवाइयां होती हैं जो कि अभी डब्ल्यूएचओ ने अवेयर की उसमें लिस्ट में डाला हुआ है, उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखेंगे उसके अंदर बेसिकली 2 टाइप के एंटीबायोटिक्स है। फर्स्ट इज फ्लोरोक्विनिलोन्स, ठीक है, फ्लोरोक्विनिलोन्स, और सेकंड इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो आपको ये भी हल्का सा ध्यान रखना है कि फ्लोरोक्विनिलोन्स क्या है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है। देखिए इतने डिटेल में यूपीएससी नॉर्मली नहीं पूछता है, ठीक है, बट अगर आप मेंस के आंसर के अंदर इन पॉइंट्स को ऐड करोगे, जब भी आपको एएमआर का कोई क्वेश्चन आता है और वहां पर सोचिए अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो 2 क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो सबसे ज्यादा भी यहां पर जिसने एएमआर कॉज किया है, दैट इज दे आर फ्लोरोक्विनिलोन्स एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर जो आपका असेसर है उसके नजरों में आपका जो पॉइंट है ना, मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट अराउंड 1 to 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर ईच आंसर। ठीक है, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर सीरीज को हम चला ही इसलिए रहे हैं ताकि आपके लिए कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे डेटास, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि नॉर्मल कवरेज के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता है, हमारे नॉर्मल न्यूज़पेपर्स के अंदर नहीं मिलता है, उसको यहां पर हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर के लिए, अपने प्रीलिम्स के आंसर के लिए। ठीक है, इसलिए हम थोड़े से हटके टॉपिक्स, जो टॉपिक थोड़े से हटके होते हैं, इसलिए हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों जो डिजीज हैं, ये दोनों 70% ऑफ डेथ जो है कॉज कर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों डिजीज मिलकर यहाँ पर एएमआर की जो 70% ज्यादा डेथ है वो कॉज कर रही है। तो अब देख रहे हैं एएमआर कितनी बड़ी प्रॉब्लम की तरह यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। अब देखिए जितने भी एंटी माइक्रोबियल यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले डेथ्स हैं वो मैक्सिमम डेथ्स हो किस फील्ड में रहे, मतलब क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी मतलब डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। सेकंड इज ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या है, हमारे ब्लड के जो ब्लड फ्लो है हमारा डायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रहा है, आगे जाकर हमारे हार्ट को मतलब ये कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। एंड थर्ड इज इंटर एब्डोमिनल, इससे सिंपल शब्दों में समझेंगे तो 2 पार्ट का डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टमक यानी कि हमारा पेट, एंड सेकंड इज इंटेस्टाइन। इन दोनों को मिलाकर इंटर हमारा एब्डोमिनल बनता है। अब देखिए जो हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज है उसको ये इंक्रीज कर सकता है, हमारे ब्लड से रिलेटेड किसी भी डिजीज को इंक्रीज कर सकता है, और जो हमारा पेट यानी कि इंटेस्टाइन या फिर इनसे कुछ रिलेटेड डिजीज है उसको इंक्रीज कर सकता है। अब सोचिए इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उसके लिए आप नॉर्मल फर्स्ट लाइन ऑफ इन्फेक्शन अगर खाएंगे, मतलब दवाइयां अगर खाएंगे, ठीक है, मेडिसिन अगर खाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके कारण जो डेथ्स कॉज हो रही है, देखिए लो रेस्पिरेटरी के कारण अराउंड 4 लाख लोग की हो गई है डेथ यहाँ पर पिछले कुछ सालों में, ब्लड स्ट्रीम के कारण अराउंड 3.7 लाख एंड इंटर एब्डोमिनल के कारण 2.1 लाख। तो आपको देखो ध्यान रखना है यहाँ पर जो लो रेस्पिरेटरी है वो सबसे ज्यादा डेथ कॉज करती है एएमआर के अंदर। अगर आप एसोसिएटेड डेथ्स की बात करेंगे जहां पर इसके कारण प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई है, सिवियरिटी इंक्रीज हुई है और उसके कारण लोगों की डेथ हो गई है, तो अराउंड 15 लाख एंड 8 लाख। तो आप देख सकते हैं अराउंड 38 लाख लोग जो लोग हैं दे हैव बीन डेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री इन्फेक्शंस। एंड अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या ये डेथ्स होती अगर हम इस पर्टिकुलर जो हमारा जितने भी मेडिसिन है वो अगर वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं हुआ होता, तो सोचिए ये सारी की सारी डेथ यहाँ पे कहीं ना कहीं अवॉइडेबल थी, मतलब पूरी तरीके से हम इसको रोक सकते थे, और इसका रोकने के लिए हमें मेन काम करने की जरूरत है। तो देखिए जब भी आपको मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आएगा, देखिए जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के लिए मेंस का एक क्वेश्चन जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है अगले कुछ सालों के लिए, क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली हम कैसे अपने हेल्थ सेक्टर
फैक्टर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे तो उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वहां पर आपका एक स्ट्रेंथ, एक फैक्टर जो आप टॉप 3 पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं, दैट पॉइंट कैन बी कि हमें कुछ ज्यादा रिसर्चेस करने की जरूरत है एएमआर के ऊपर। एएमआर का मतलब है जितने भी ऐसे बैक्टीरिया, जितने भी ऐसे वायरसेस जो कि ऑलरेडी अपने आप को रेजिस्टेंट बनाते जा रहे हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑफ मतलब मेडिसिन के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट और रिसर्च करके ऐसे मेडिसिन लेके आने की जरूरत है जो कि अभी तक न्यू मेडिसिन है और जिसके अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस जो है डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन मतलब कोई भी किसी का रेजिस्टेंस क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब देखिए, अगर रीजन वाइज अगर हम डेटा चेक करते हैं रीजन वाइज, तो सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया, और साउथ एशिया का याद रखिएगा, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया, दीज टू आर द रीजंस जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड है यहाँ पर एएमआर से के रिलेटेड डेथ से, जहां पर अराउंड देखिए, अगर आप देखेंगे 6 लाख डेथ्स यहाँ पे ऑलरेडी इन दोनों रीजन को मिलाकर के डायरेक्टली एएमआर से हुई है। अगर आप इनडायरेक्टली डेथ की बात करेंगे, दैट क्रॉसेस अराउंड 25 लाख के आसपास में। तो आप देख रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ एएमआर, दैट इज बिकॉज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्चुअली इंक्रीज द रिसर्च ऑन। हमें अपनी फंडिंग इंक्रीज करनी है, तो हमें यहाँ पर एएमआर को इंक्रीज करने की जरूरत है। अब देखिए, एक हमारा कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये एक हमारा ऐसा प्रॉब्लम जो लगातार इंक्रीज हो रहा है। एएमआर तो काफी दिनों से चल रहा है, बट एएमआर जो है अब कोविड के अंदर आना स्टार्ट हो गया। माना जा रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो आप कोविड के अंदर जो यूज कर रहे हैं, उसका इम्प्रॉपर यूज हो रहा है। मतलब हर एक पर्सन को एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। सोचिए, जिसके बॉडी के अगेंस्ट वो वायरस मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे, तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वो बैक्टीरिया जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, और बाद में अगर प्रॉब्लम बढ़ गई किसी पर्सन के अंदर और उसको सेम एंटीबायोटिक्स दिया गया, तो उसके अगेंस्ट वो पर्टिकुलर दवाई काम ही नहीं करेगी, बिकॉज बैक्टीरिया तब तक अपने उस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना चुका होगा। हम देखिए, कोविड को हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत ही फास्ट म्यूटेट हो रहा है, राइट। 3 साल के अंदर देखिए, ऑलमोस्ट 2 साल 1 महीना हुआ है सिर्फ अभी, और इस 2 साल के अंदर हम तीसरा वेरिएंट देख रहे हैं, तीसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न देख रहे हैं जिसने प्रॉब्लम कॉज कर दी। फर्स्ट वाज नोवल कोविड, सेकंड केम डेल्टा वेरिएंट एंड थर्ड केम ओमिक्रॉन वेरिएंट। सोचिए, तीनों ने यहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री के अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुके हैं, वहां पे सारा इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सोचिए, इतनी प्रॉब्लम्स अगर सिर्फ 3 वैरायटीज ने कर दी, इसका मतलब क्या है, 2 साल के अंदर 3 वैरायटीज, मतलब ये बहुत ही फास्ट म्यूटेट कर रहा है। तो सोचिए, अगर हम अभी हमने इस चीजों को ध्यान नहीं दिया, मतलब जितने मेडिसिन हम इसमें यूज कर रहे हैं, अगर इसको हमने प्रॉपर्ली संभाल के नहीं रखा, तो ऑब्वियसली कोविड इसके अगेंस्ट भी म्यूटेट कर सकता है खुद को, और फिर ये दवाइयां किसी काम की रहेंगी नहीं। अभी आईसीएमआर जो हमारा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने रिसेंटली एक स्टडी कराया था। जब उसने स्टडी कराया, उसने अराउंड 10 इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स है उसको चेक करने की कोशिश की, और उसमें ये पाया गया, देखिए, कोई भी ऐसा कोविड पेशेंट्स जिसको आप ऐसी मतलब दवाइयां दे रहे हो जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट मतलब कोई जो जैसे देखिए, उसके अगेंस्ट कोविड का वायरस है, कोविड के वायरस के अगेंस्ट जो पर्टिकुलर दवाइयां दे रहे हैं, और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो उन केसेस में, मतलब किसी को अगर ऐसी बीमारी होती है, तो उन केसेस में मोर्टेलिटी दैट हैज इंक्रीज टू अराउंड 50 to 60%, मतलब जो भी परसेंट ऐसा है, उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है ऑलरेडी मर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, नॉट जस्ट एट द ग्लोबल लेवल, बट अब इंडिया के अंदर भी चीज इंक्रीज हो रही है, इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वी नीड टू एक्ट नाउ। हमें फ्यूचर के लिए देखिए, अगर फ्यूचर के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लिखेंगे, तो दैट कम्स रिसर्च करना होगा, और ज्यादा इसके ऊपर फंडिंग करनी होगी, और ज्यादा इसके अंदर कुछ न्यू मेडिसिन बनाने होंगे। बट द शॉर्ट टर्म कम्स कि शॉर्ट टर्म में हमें जितने भी हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन है, उसको अभी से हमें बचा के रखना होगा, ताकि जो जितने भी सेकंड लाइन ऑफ मेडिसिन है, उसको हम जब भी जरूरत पड़े उसको यूज कर सके। देखिए, यहां पर एक चीज जो बोला जा रहा है वो ये है कि डेटा जी इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट, बिकॉज अब बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके पास अपना खुद का इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ना होने के कारण वो प्रॉपर्ली डेटा को रख नहीं पाते हैं कि कितने लोग यहाँ पर एएमआर के कारण, कितनों की यहाँ पे एएमआर के कारण हुई है डेथ, और कितनों की नॉन एएमआर के कारण हुई है। ठीक है, अगर आप रियल इंपैक्ट चाहते हैं इस चीज का, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा करना होगा, बिकॉज लैब रिपोर्ट जो है आगे जाकर इस चीज का क्लिनिकली आउटकम दे सकती है कि एक्जैक्टली ये चीज हुआ है फिर कैसे हुआ है। अब देखिए, इसके बाद एक चीज आपको समझना होगा, जब तक अगर आप लास्ट वीक देखेंगे तो आईसीएमआर ने अपने गाइडलाइंस के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अब जब तक वो चेंजेस नहीं हुए थे ना, तब तक देखो, आपको एक दवाई का नाम आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब ये अजिथ्रोमाइसिन जो है ना, वो हर एक कोविड पेशेंट को दिया जा रहा था। एवरी सिंगल कोविड पेशेंट जो भी हल्का सा भी अफेक्टेड था, जिसको हल्का ही फीवर वगैरह हो रहा था, हर एक को आप एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। तो आप सोचिए, आगे जाकर अगर एजिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट कोविड ने अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो क्या आपको लग रहा है कि जरूरत पड़ने पर भी ये काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, राइट। इसीलिए हमें पहली बात तो एंटीबायोटिक्स की जो वैल्यू है ना, उसको यहाँ पे इंक्रीज करनी होगी। हमें हमारा एक जो प्रॉब्लम हुई है कि कोविड के कारण कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ रिगार्ड हो गया, मतलब जितने एंटीबायोटिक्स वगैरह जो कि अभी तक बहुत ही लाइफ सेविंग मतलब की तरह काम आ रही थी, उसके लिए जो हमने रिगार्ड से वो काफी ज्यादा कम हो गया, हम उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हैं। अगर सोचिए कल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बढ़ गया, फिर कोई भी इन्फेक्शन बढ़ गया जिससे अगेंस्ट ये एजिथ्रोमाइसिन यूज हो सकता था, लेकिन तब तक अगर बैक्टीरिया ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो ऑब्वियसली इट विल कम बैक टू हॉन्ट अस, और तब हम शायद ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी हमारे पास चांस है, अभी हमारे पास मौका है कि अभी हम इस चीज को रोक सकते हैं, अभी हमें इस चीज को रोकना चाहिए।
चाहिए, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट लेवल। अगेन हमें हर चीज के चेंजेस हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे लाने होंगे ना। आपने एक चीज नोट किया होगा, हमने जितने भी टॉपिक्स बात किए हैं उसमें हमने एक लाइन जरूर बोली है कि चेंजेस हमेशा गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, हमेशा एनवायरमेंट मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी लाने होंगे। दैट इज ट्रू, बिकॉज कोई भी चेंजेस तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक उसे इंडिविजुअल लेवल पे ना लाया जाए। अगर इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस लाएंगे उसके बाद ही वो गवर्नमेंट लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समझना ये है कि डेटा क्यों मैटर करता है। आपको याद है हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन के स्टार्टिंग में बोला था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई एविडेंस मिला, हमें कोई नंबर मिला है जिसके कारण हमें पता चला है कि इतने सारे लोग जो है ड्रग रेजिस्टेंस के कारण मारे जा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले लोग मानते ही नहीं थे, गवर्नमेंट जो है वो मानते ही नहीं थे कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है और डेथ जो हो रही है वो एएमआर के कारण हो रही है। इनका बेसिकली मानना ये होता था कि जितनी भी डेथ हो रही है वो सिम्टम्स के कारण हो रही है, फिर उस डिजीज के कारण हो रही है। जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो रेस्पिरेटरी तो मतलब गवर्नमेंट का ये कहना था कि या तो ये डिजीज जो है जितने भी ये डेथ्स हो रही हैं वो इस रेस्पिरेटरी के कारण हो रही है, या फिर रेस्पिरेटरी के जितने भी सिम्टम्स हैं उनके कारण हो रही है, एएमआर के कारण नहीं हो रही है, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण नहीं हो रही है। मतलब वो जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर पॉइंट इसकी गलती कोई नहीं है, बट यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत है ना, यहाँ पर हमें संभलने की जरूरत है। बिकॉज देखिए गवर्नमेंट ने पहली बार, जब गवर्नमेंट को यहाँ पर एविडेंस मिला है तो पहली बार उन्होंने इस चीज का बर्डन समझा है, पहली बार समझा है कि इस कंट्री के अंदर, इसका इंडिया के अंदर स्पेशली एएमआर का इन्फेक्शन का जो बर्डन है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब देखिए अगेन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ड्रग रेजिस्टेंस को अभी भी हम 100% तक लिंक नहीं कर पाए अपने क्लिनिकल आउटकम्स के साथ में। मतलब कितनी जो डेथ्स हो रही हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस के कारण हो रही है, इसको हम 100% अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहां पर एटलीस्ट एक फर्स्ट हमें फेज मिला है, एक फर्स्ट डेटा मिला है जिससे हमें ये पता चला है कि हाँ एएमआर जो है डायरेक्टली डेथ कॉज कर रहा है, एएमआर इनडायरेक्टली कॉज कर रहा है डेथ, जहां पर वो सिवियरिटी इंक्रीज कर दे रहा है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की। इसी चीज के लिए अब हम एटलीस्ट इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, जितने भी गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर अटेंशन देना होगा इस चीज के लिए, ताकि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको हम प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने बेसिकली एएमआर के ऊपर समझने की कोशिश की है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी अच्छे पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर चीज के लिए तो आप कमेंट बॉक्सेस में उसे मेंशन कर सकते हैं, हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।